हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए चैनल पर। ये नया चैनल जो है, नया यूट्यूब चैनल जो है, ये स्पेशली क्लास 11th और 12th के हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, जो कि कॉमर्स यानी कि वाणिज्य की पढ़ाई कर रहे हैं और 11th और 12th क्लास के अंदर है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th यानी कि कक्षा 12 का सब्जेक्ट व्यवसाय अध्ययन। तो व्यवसाय अध्ययन के अंदर चैप्टर नंबर 1 आपका स्टार्ट कर रहे हैं और इसी लेक्चर के अंदर ये चैप्टर पूरा हम कंप्लीट भी कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा व्यवसाय अध्ययन है उसमें चैप्टर नंबर 1 हमारा कौन सा है। वह है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। ठीक है, प्रबंध जो एक वर्ड है, इसकी हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे प्रकृति एवं महत्व को। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले ओवरव्यू जरूरी है ना। ये आपको इस चैप्टर को याद करने में बहुत हेल्प करेगा, बहुत सहायता करेगा। तो देखिए क्या इस चैप्टर के अंदर टोटल 7 पॉइंट्स है जिनको हमें अच्छे से पढ़ना होगा और इसी लेक्चर के अंदर हम इसको कंप्लीट भी कर देंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। न्यू चैनल है ना, हिंदी मीडियम वालों के लिए है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे प्रबंध की परिभाषा। भाई प्रबंध जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या है और उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे कि प्रबंध की विशेषताएं क्या क्या है। फिर हम पढ़ेंगे सेकंड, प्रबंध के उद्देश्य। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, प्रबंध का महत्व पढ़ेंगे। फिर प्रबंध की प्रकृति पढ़ेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। प्रबंध के स्तर, फिर प्रबंध के कार्य, जिसके आगे बहुत सारे चैप्टर है। फिर समन्वय, प्रबंध का सार, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में मैं इंपॉर्टेंट चीजें भी आपको बताता रहूंगा जो कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं। अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि सर ये कौन सी बुक से आप चैप्टर जो है कवर कर रहे हैं, तो मैं एनसीईआरटी की बुक से कवर करूंगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास जो बुक है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, नोट्स वगैरह लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देना, कॉमर्स वाले गुरुजी उस टेलीग्राम चैनल का नाम है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये 7 पॉइंट्स हमें कंप्लीट करने हैं। चलिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो देखिए प्रबंध की परिभाषा एवं विशेषताएं। अब मैं सब हटा रहा हूं यहां पर। प्रबंध की परिभाषा, पहले परिभाषा देखते हैं। देखिए अब परिभाषा को याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं। ठीक है, ये परिभाषा जो दे रखी है, ये दे रखी है हेराल्ड कुंटज। ठीक है, आपको प्रोफेसर का नाम भी लिखना पड़ेगा ना, एम हिज परिक। ये इन्होंने परिभाषा दी है, दोनों ने मिलकर के। ये परिभाषा क्या है समझना। प्रबंध आपको याद हो जाएगी, ये परिभाषा पक्का है, देखना आप अगर ध्यान देंगे इसके ऊपर तो आपको ये परिभाषा पक्का पक्का याद हो जाएगी। तो देखो परिभाषा क्या है। परिभाषा है प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण, प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण, ये पर्यावरण हो गया या वातावरण हो गया। तो प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण, प्रबंध क्या करता है, प्रबंध एक ऐसा, ये क्या है, पर्यावरण या वातावरण, एनवायरमेंट। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करता है। ऐसा पर्यावरण क्या कर देता है, प्रबंध तैयार करता है एवं बनाए रखता है, बनाए रखता है। प्रबंध क्या करता है कि ऐसा, एक ऐसा पर्यावरण तैयार करता है एवं उसे बनाए रखता है। और इस पर्यावरण में अब होता क्या है, इस पर्यावरण के अंदर लोग, व्यक्ति जो होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति, वो समूह में कार्य करते हैं। कैसे काम करते हैं, समूह में, समूह में काम करते हैं। अच्छा, ग्रुप में काम करते हैं मतलब। तो प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण, एक ऐसा पर्यावरण तैयार करता है और उसे बनाए रखता है और उस पर्यावरण के अंदर कुछ व्यक्ति समूह में कार्य करते हैं। क्यों कार्य करते हैं,
कोई चुने हुए, चुनिंदा मतलब पहले से ही सेलेक्ट किए हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करने के लिए, कुशलता से। तो प्रबंध क्या है? प्रबंध एक ऐसा वातावरण तैयार कर लेता है, देखो यहां से मैं बताता हूं आपको वापस से, प्रबंध क्या है अगर आपसे कोई पूछे, तो प्रबंध एक ऐसा वातावरण तैयार करता है और उसे बनाए रखता है। उस वातावरण के अंदर होता क्या है कि लोग समूह में कार्य करते हैं चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करने के लिए। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कोई लक्ष्य रख दिया कि अगले साल जो है हमारे व्यापार का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो इतना बढ़ना चाहिए, इस लेवल का बढ़ना चाहिए। ये चुनिंदा लक्ष्य हो गया कि हमारा प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है, पहले 1 लाख क्वांटिटी में होता था, अब वो 2 लाख करना है। तो लक्ष्य हो गया भाई, उत्पादन डबल करना है, तो ये लक्ष्य हो गया। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करना है अगर आपको, तो आपको अपने व्यवसाय के अंदर प्रबंध करना पड़ेगा। प्रबंध क्या करेगा कि ऐसा पर्यावरण तैयार कर देगा और उसे बनाए रखेगा जिसके अंदर लोग समूह में काम करेंगे उस लक्ष्य को कुशलता से प्राप्त करने के लिए। कुशलता का मतलब होता है एफिशिएंटली, फटाफट उसको प्राप्त कर लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ओके, तो ये है प्रबंध की परिभाषा जो दी है हेराल्ड कुंटज एंड हिज वरीक ने। अब इस परिभाषा को मैं आपको लिखा भी देता हूँ, 1 मिनट देखिए, इस परिभाषा को मैं आपको लिखा भी देता हूँ, फिर हम इसकी विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं। अगर आप चाहे तो इस चीज़ को बना सकते हैं, इस वीडियो को पोज वगैरह करके, ठीक है। अब देखना आपको बहुत अच्छे से ये परिभाषा याद हो जाएगी। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं केवल तैयार नहीं करता, उसे बनाए भी रखता है। तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है। ठीक है, एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है। अब इसमें होता क्या है, जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। तो जो मैंने बोला वही है ना, तो बड़ा सिंपल है। लास्ट एंड फाइनल बार बोल रहा हूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। देखो, तो आपसे कोई पूछे प्रबंध की परिभाषा बताइए, तो प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। देखो, मुझे याद हो सकता है तो आपको भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट है आपके प्रबंध की विशेषताएं। नेक्स्ट क्या है? प्रबंध की विशेषताएं। चलिए यहीं कर लेते हैं, ये होगी प्रबंध की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि प्रबंध की विशेषताएं क्या है। हाँ भाई, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो क्या क्या हैं, किस प्रकार से प्रबंध जो है वो बहुत विशेष हैं। तो इसके अंदर आता है प्रबंध, सबसे पहला उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है मतलब प्रबंध का उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के प्रबंध नहीं हो सकता। बिना उद्देश्य के कोई काम हो सकता है क्या? नहीं। अगर बिना उद्देश्य के कोई काम ही नहीं हो सकता तो बिना उद्देश्य के प्रबंध कैसे हो सकता है? अगर आपको प्रबंध करना है तो किस चीज़ का करना है? उद्देश्य तो होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं आप प्रबंध? मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, है ना? जैसे आप आपके घर में कोई बड़ा सा फंक्शन आयोजित किया जा रहा है और आपको उसका पूरा अच्छे से मैनेजमेंट करना है, तो क्यों कर रहे हैं? ये फंक्शन आयोजित क्यों कर रहे हैं और उसका प्रबंध आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घर में शादी है। तो ऐसे कैसे प्रबंध का कुछ उद्देश्य होगा। बिना उद्देश्य के कभी भी प्रबंध नहीं होता है। अगर बिना उद्देश्य के प्रबंध हो ही नहीं सकता तो इसका मतलब आपको सबसे पहले आप प्रबंध क्यों कर रहे हैं उसका उद्देश्य पता करना होगा और फिर उद्देश्य की एक प्रक्रिया के हिसाब से प्रबंध पूरा अपना कार्य करता है। नेक्स्ट आता है
प्रबंध सर्वव्यापी है, प्रबंध सर्वव्यापी है ना। इंग्लिश में सर्वव्यापी को बोलते हैं यूनिवर्सल, हर जगह मौजूद है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां प्रबंध नहीं है। हर जगह का मतलब यहां पर पता है क्या है, अगर आपका राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक है ना, चाहे आपका आर्थिक संगठन है, मतलब व्यापार जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, राजनीतिक संगठन का उद्देश्य राजनीति करना होता है, या आपका कोई सामाजिक संगठन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह प्रबंध होता ही होता है। बड़ा कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वहाँ भी प्रबंध की ज़रूरत होती है। अगर कोई फैक्ट्री है, वहाँ भी प्रबंध की ज़रूरत होती है। आप आसपास कहीं पेट्रोल पंप देखेंगे, वहाँ पर भी मैनेजमेंट की ज़रूरत तो होगी ही होगी, है ना। नहीं तो पता चला कि इधर से और उधर से गाड़ियाँ आमने सामने आ गई, लोग लड़ लुड़ा के वहाँ पर पेट्रोल पंप पे आग लगा के चले गए, ठीक है, तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो प्रबंध की ज़रूरत हर जगह होती है। प्रबंध सर्वव्यापी है। ये प्रकृति में भी प्रबंध है, आपको पता है ना। धरती आराम से मज़े से धीरे धीरे गोल गोल घूम रही है ना, और उसी हिसाब से हमारा दिन रात डिसाइड हो रहा है एक ही अपनी दूरी पर, है ना, और सूर्य के चक्कर लगाती जा रही है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं चलो मैं आज तो नहीं घूमूंगी, नहीं, भगवान ने भी प्रबंध कर रखा है। समुद्र अपनी सीमाओं को नहीं लागता है, गर्मी की ऋतु में गर्मी, सर्दी की ऋतु में सर्दी, बारिश की ऋतु में बारिश आती है ना। हर चीज़ अपने हिसाब से पूरी मैनेज्ड है। तो ऐसे कैसे, जैसे ऑक्सीजन हमें जो मिलती है, कभी पेड़ पौधे बोले नहीं हम तो ऑक्सीजन नहीं देंगे, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो पूरी प्रकृति ही वेल मैनेज्ड है, वो तो इंसानों से भी ज़्यादा अच्छा मैनेजमेंट प्रकृति का है। तो प्रबंध सर्वव्यापी है। इन संगठनों में क्या, इस प्रकृति के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर भी प्रबंध है, तभी तो ये अच्छे से काम चल रहा है। नेक्स्ट आता है प्रबंध बहुयामी है। प्रबंध बहुयामी, आयामी, सॉरी, आयाम मतलब डायमेंशंस होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, मतलब एक ही चीज़ के बहुत सारे आयाम, है ना। जैसे भूत होता है ना, भूत प्रेत सुना होगा, उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, पता है, कभी किस रूप में, कभी किस रूप में, कभी किसी के शरीर में घुस गया तो उसका आयाम ले लिया, है ना। तो प्रबंध भी बहुआयामी है। जैसे पानी जो होता है ना, वो हर जिसमें डालो उसका आकार ले लेगा। पर्स में गिराओगे तो ऐसे पर्स का आकार ले लेगा, गिलास में डालोगे तो गिलास का आकार ले लेगा, तो उसके बहुत सारे आयाम हो गए। ऐसे कैसे प्रबंध के भी बहुआयामी हैं। प्रबंध बहुआयामी कहाँ कहाँ है, तो उसके 3 पॉइंट है। सबसे पहले किसी भी व्यापार के अंदर हमें जो प्रबंध करना होता है वो करना होता है लोगों का प्रबंध। व्यापार के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो होती है। सबसे पहले तो आपको व्यापार के अंदर काम करने वाले या व्यापार या संगठन, व्यापार और संगठन में क्या फ़र्क होता है पता है। व्यापार आर्थिक संगठन होता है जहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ की जाती है, और संगठन का मतलब आर्थिक संगठन ही नहीं होता है, उसका मतलब राजनीतिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, धार्मिक भी होता है। तो संगठन का मतलब तो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जहाँ पर लोग इकट्ठे होकर किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करते हैं, है ना, तो वो संगठन हो गया। बट संगठन में राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, आर्थिक संगठन सब आ गया। लेकिन व्यापार किससे रिलेटेड होता है? केवल आर्थिक संगठन से रिलेटेड होता है। तो संगठन और व्यापार के बीच में आपको डिफरेंस पता होगा। तो अगर मैं आर्थिक संगठन की बात करूं, व्यापार की बात करूं, या सिर्फ संगठन की बात करूं, तो लोगों का प्रबंध करना होता है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट करना होता है लोगों का। सबसे मुश्किल वही होता है। अपने घर में जब शादियाँ वादियाँ होती है, आपने देखा होता ना, कुछ लोगों का मैनेजमेंट, संगठन करना, बहुत प्रबंध करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग पी पुआ के नालियों में पड़े होते हैं, है ना, कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, कुछ अपनी मस्ती में होते हैं, कुछ बार बार रूठ रहे हैं, उनको जाके मनाओ। अधिकतर रिश्तेदार भी नाटक करते हैं, है ना, हम तो नहीं चलेंगे तुम्हारी शादी में, हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे लिए वो नहीं किया, बहुत सारी चीज़। लोगों का मैनेजमेंट करना तो प्रबंध में बहुआयामी है। सबसे पहले आपको आपका जो संगठन है, व्यापार है, उसमें काम करने वाले जितने भी कर्मचारी वगैरह हैं, उनका क्या करना होगा? अच्छे से मैनेजमेंट करना होगा, प्रबंध करना होगा। तो प्रबंध में लोगों का प्रबंध। सेकंड आता है, जब आप लोगों का प्रबंध अच्छे से कर लोगे तो फिर आपको करना होता है परिचालन प्रबंध। परिचालन प्रबंध, परिचालन का मतलब यहां पर है कार्य का। जो भी व्यापार में आपके कार्य हो रहे हैं ना, परिचालन मतलब ऑपरेशन, उसका मैनेजमेंट करना, है ना। शादी में भी देखा होगा ना, पहले तो लोगों को मनाओ, इनविटेशन दे के आओ, कुछ रूठे हैं, कुछ मनाओ, करो, जिसको
जो चाहिए वो दो, तब जाके उनका अच्छे से मैनेज होगा। फिर उनको काम दो, भैया तुमको ये काम करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, डीजे तुमको देखना है, घोड़ी वाले को तुमको देखना है, खाने वगैरह का तुमको देखना है, मेहमानों का तुमको देखना है, स्वागत का तुम्हें देखना है, पैसों से रिलेटेड काम तुम्हें करना है। तो सबको काम बांटना होता है, दूल्हे के साथ तुम्हें रहना है ना। तो फिर वो तो लोगों को आपने काम दे दिया, उनका प्रबंध कर लिया। अब जो काम उनको करना है उसका भी अच्छे से मैनेजमेंट करना होगा, जिसको परिचालन प्रबंध बोलते हैं। ये भारत वाला तो मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, व्यापार के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, उसका मैनेजमेंट करना होता है। और फिर उसके बाद में आता है आपका लोगों का प्रबंध हो गया, कार्य का प्रबंध हो गया, और थर्ड नंबर पे आता है परिचालन प्रबंध और कार्य का प्रबंध। ये दोनों अलग है, मैं थोड़ा बता दूं। देखो, कार्य का प्रबंध, परिचालन का मतलब होता है ऑपरेशन, जो एक्टिविटी चल रही है, ऑपरेशन का प्रबंध। जो परिचालन मतलब परिचालन वर्ड ही देखो क्या है, परिचालन, चालन मतलब जो चीज कंटिन्यू चलती जा रही है। एक व्यापार के अंदर डेली ऑपरेशन होता रहता है, क्या क्या, सामान खरीदा, फिर स्टोर के अंदर रखा, फिर फैक्ट्री में भेजा, फिर वहाँ पर प्रोडक्शन हुआ, फिर उसके बाद उसको बेचा, तो ये पूरा परिचालन हो गया। तो इसका भी मैनेजमेंट करना है। और कार्य का मतलब हो गया फैक्ट्री वगैरह में होने वाले काम, उनका भी प्रबंध करना है। तो लोगों का प्रबंध, कार्य का प्रबंध, परिचालन प्रबंध, ये 3 तरह के प्रबंध के क्या है, आयाम है। और एग्जाम के अंदर इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। सिर्फ इतना पूछा है कि प्रबंध के कौन कौन से आयाम है उसको समझाइए। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है और पहले आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। ये 3 विशेषताएं हो गई हमारी। फोर्थ आती है हमारे सामने, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, निरंतर मतलब कंटिन्यू। ऐसा थोड़ी है कि आज मैनेजमेंट करेंगे और कल नहीं करेंगे, है ना। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं। हमेशा, जैसे प्रकृति कैसे मैनेजमेंट करके बैठी है हर चीज़ का, लेकिन वैसा थोड़ी आज करूंगी कल नहीं करूंगी, नहीं, हमेशा मैनेजमेंट है उसका। अगर प्रकृति का प्रबंध बिगाड़ते हैं तो भी हम लोग बिगाड़ते हैं। अगर कोई बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रहे हैं, या बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है, या तूफान आ रहा है, तो उसके कहीं ना कहीं उसके कारण हम ही हैं, क्योंकि प्रदूषण फैलाते हैं हम लोग। बाकी प्रकृति एकदम अपने हिसाब से अच्छे से चलती है और डेली अपना काम करती है, वेल मैनेज्ड। ऐसे कैसे प्रबंध जो आप व्यापार वगैरह में या किसी भी संगठन में कर रहे हैं वो आपको निरंतर करना पड़ेगा। तो प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आज करना और कल नहीं करना, हमेशा ही करना है। ओके, नेक्स्ट है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। प्रबंध जो है वो क्या है? एक सामूहिक क्रिया है। कोई अकेला आदमी प्रबंध कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि कोई अकेला आदमी काम करता भी नहीं है। और प्रबंध के अंदर व्यक्तियों का समूह होता है, तो सभी को अपना योगदान देना होता है ना। एक प्रबंध के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। एक प्रबंध के अंदर 2 तरह के उद्देश्य भी होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। जो भी प्रबंध के अंदर लोग जुड़े हुए हैं, जो भी प्रबंध उस व्यापार के अंदर लोग शामिल हैं, है ना, जो समूह में कार्य करते हैं, उन सबके अपने अपने व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं। कोई पैसा कमाने के लिए आया है, कोई नाम कमाने के लिए आया है, कोई प्रमोशन के लिए आया है, कि कोई, हर किसी का कुछ ना कुछ कारण होता है, कुछ सीखने के लिए आया है। तो वो जो लोग भी आए हैं उनके व्यक्तिगत उद्देश्यों को पता करके और उन्हें समूह में इकट्ठा करके सामूहिक क्रिया के रूप में प्रबंध को लाया जाता है। यानी कि प्रबंध कोई अकेला नहीं कर सकता, सभी का अपना अपना योगदान हमें चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका, प्रबंध जो है वो अमूर्त होता है, या प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखो, प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है या प्रक्रिया है। गतिशील, गतिशील समझते हो? गतिशील का मतलब होता है डायनेमिक, इंग्लिश में डायनेमिक बोलते हैं, पर मैं बताता हूं। देखो, इन दोनों में फर्क क्या है। 2 चीजें हैं। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर का तो मतलब होता है कंटिन्यू चलना, और गतिशील का मतलब होता है स्पीड से चलना। ठीक है, निरंतर का तो मतलब होता है हमेशा चलते रहना, गतिशील का मतलब स्पीड से चलना। क्योंकि जब प्रबंध करेंगे ना, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। कुछ भी काम करते हैं तो समस्याएं आएगी कि नहीं आएगी, चुनौतियां आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। तो उन चुनौतियों का, उन समस्याओं का सामना करके, उनका समाधान करके आगे चलते रहना, और उन चुनौतियों को फटाफट से निपटा के। ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब बैठा हुआ, अब प्रबंध नहीं होगा, नहीं।
अगर कोई समस्या आई है तो उसका समाधान करो, आगे बढ़ो, कोई समस्या आई समाधान करो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 आएगा भी आपके व्यावसायिक पर्यावरण का वातावरण, ठीक है। उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, ठीक है। तो उन समस्याओं का समाधान करते कंटिन्यू आगे बढ़ते रहना है, स्पीड से आगे बढ़ते रहना है। तो प्रबंध एक गतिशील कार्य है, ये कभी भी किसी भी समस्या के आने से रुकता नहीं है। नेक्स्ट 7th और ये लास्ट है, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंध एक अमूर्त, अमूर्त बोल सकते हैं या फिर आप इसको बोल सकते हैं अदृश्य शक्ति, इंटेंजिबल। अकाउंट्स के अंदर देखा होगा ना, अदृश्य संपत्तियां, इंटेंजिबल एसेट, है ना, जैसे कि गुडविल, ठीक है। तो ऐसे कैसे प्रबंध जो है, मैनेजमेंट जो है वो भी अमूर्त है, अदृश्य है। प्रबंध दिखता थोड़ी है, प्रबंध इधर आ, ये रहा प्रबंध, किसी को दिखा सकते हैं क्या? नहीं, इसको महसूस किया जा सकता है। किसी शादी पार्टी में जाते हैं ना, अगर वहाँ पर बहुत अच्छा प्रबंध होता है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, तो हम बाहर आके कुछ लोग बोलते भी हैं कि व्यवस्था बहुत बढ़िया थी इनकी, सब चीज़ें बढ़िया, एकदम मस्त, अच्छे से अरेंजमेंट बढ़िया था, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब उनका प्रबंध बहुत अच्छा था। कैसे उन्होंने महसूस किया ये चीज़, है ना, हर चीज़ अपनी जगह पे रखी हुई थी, हर व्यक्ति अपनी जगह पर था, फटाफट स्पीड से काम हो गया और बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ था। लेकिन कहीं बेकार होता है तो दारूड़िए पी पुआ के इधर उधर पड़े रहते हैं, है ना, या फिर थालियों के ऊपर गिर रहे होते हैं, खाने के अते पत्ते नहीं है, रोटियां खत्म हो गई, सब्जी खत्म हो गई या ठंडी पड़ी है ना, तो बाहर आके लोग बोलते हैं अरेंजमेंट अच्छा नहीं था, खर्चा बहुत किया, अरेंजमेंट अच्छा नहीं था। कैसे पता चला? तो वो एक महसूस हो जाती है। तो प्रबंध अदृश्य शक्ति होती है। अगर कहीं पर अच्छा मैनेजमेंट होता है, प्रबंध होता है, तो वो आपको अपने आप ही महसूस हो जाएगा। आप उसको देख नहीं सकते लेकिन महसूस हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 7 पॉइंट्स थे आपके प्रबंध की विशेषताओं के। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं प्रबंध का उद्देश्य। ओके, तो मैं ये हटा देता हूं, ठीक है। प्रबंध के उद्देश्य, 3 उद्देश्य होते हैं प्रबंध के, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रबंध के उद्देश्य। एग्जाम में इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। प्रबंध के उद्देश्य, इसमें सबसे फर्स्ट जो उद्देश्य आता है वो आता है संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य, आप मैनेजमेंट क्यों कर रहे हो, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है कि आप प्रबंध कर रहे हो। तो हम प्रबंध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा व्यापार है, जो हमारा संगठन है, वो राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है। जो हमारा संगठन है उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम प्रबंध कर रहे हैं। देखो, प्रबंध किया जाता है किसी भी व्यापार के अंदर, और किसी भी व्यापार में हम प्रबंध क्यों करते हैं? क्योंकि उस व्यापार, उस संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। तो संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रबंध किया जाता है। तो प्रबंध का ये उद्देश्य है कि वो संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करें। ओके, तो संगठनात्मक उद्देश्य क्या क्या होते हैं? किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य पता है क्या होता है? किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है, प्रबंध का नहीं, किसी भी संगठन का। अब किसी भी संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संसाधनों का अधिकतम उपयोग, संसाधनों का अधिकतम और कुशलता पूर्वक उपयोग, है ना। अब आप बोलोगे सर संसाधन कौन से होते हैं? संसाधन 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं भौतिक और एक होते हैं मानवीय। भौतिक संसाधन और दूसरे कौन से होते हैं? मानवीय संसाधन। 2 तरह के संसाधन होते हैं, है ना। भौतिक संसाधन में कौन कौन से आते हैं पता है आपको? भौतिक संसाधन में आगे आपका मशीन, सामग्री, मुद्रा, मतलब पैसा, कैपिटल, पूंजी बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। ये सब किस में आ जाते हैं? भौतिक संसाधन होते हैं, ठीक है। और मानवीय संसाधन में कौन आ गया? आपके कर्मचारी, मजदूर, ये मानवीय संसाधन आ गए। तो हर व्यापार के अंदर भौतिक और मानवीय संसाधन दोनों होंगे ही होंगे। हर व्यापार के अंदर मशीन होगी, पैसा होगा और सामग्री होगी, मटेरियल होगा, है ना। तो वो भौतिक संसाधन होते हैं। और मानवीय संसाधन कौन होते हैं? जैसे कर्मचारी और मजदूर।
ये जो मानवीय संसाधन होते हैं ये क्या करते हैं, भौतिक संसाधनों का उपयोग करके संगठन के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो आपके पास दो तरीके के संसाधन है, भौतिक और मानवीय, हर संगठन के पास में होते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो। लेकिन हम यहाँ पर अधिकतर आर्थिक की बात करेंगे, क्योंकि हम बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं ना, तो व्यावसायिक अध्ययन पढ़ रहे हैं, तो हमें अधिकतर आर्थिक संगठन यानी कि व्यापार की बात करते हैं। तो हर व्यापार के अंदर ये दो तरह के संसाधन होते हैं, और हर व्यापार क्या चाहता है, हर व्यापार का, हर संगठन का उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य होता है कि वो इनका अधिक से अधिक उपयोग करें, है ना, मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें, ताकि वो भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं और उससे उत्पादन बढ़े, उससे बिजनेस बढ़े, उससे व्यापार बढ़े और उससे हमारा लाभ भी बढ़ेगा। तो ये किसका उद्देश्य होता है, संगठनात्मक उद्देश्य होता है कि संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। अब संगठनात्मक उद्देश्य है कि भैया आपके संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, ये संगठनात्मक उद्देश्य है, हर व्यापार का उद्देश्य है, और इस उद्देश्य को पूरा करना प्रबंध का उद्देश्य है। ओके, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम आगे, और क्या होते हैं। अब इसके अंदर मेन 3 उद्देश्य पूरे करने होते हैं। संगठनात्मक उद्देश्य के अंदर भी 3 उद्देश्य होते हैं, वो मैं तीनों बताता हूँ आपको। देखो, इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है जीवित रहना। जीवित रहना, किसका जीवित रहना, अभी बताते हैं। ये हो गया फर्स्ट, ए पॉइंट बोल सकते हैं। बी पॉइंट आता है इसका, जीवित रहने के बाद में लाभ कमाना, लाभ कमाना। और थर्ड नंबर होता है इसके अंदर बढ़ोतरी, है ना, वृद्धि बोल सकते हैं, ग्रोथ। अब ये तीनों चीजें क्या है, देखो, एक प्रबंध का उद्देश्य है कि वो संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करें, और संगठनात्मक उद्देश्य का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें। अगर संसाधनों का अधिकतम उपयोग करेगा तो उससे क्या होगा कि जो भी व्यापार है आपका वो जीवित रहेगा। जीवित रहेगा मतलब वो इस प्रतिस्पर्धा के अंदर, इस प्रतिस्पर्धा के अंदर क्या रहेगा, जीवित। जीवित का मतलब सर्वाइवल कर पाएगा, क्योंकि आज के टाइम में प्रतिस्पर्धा बहुत है। कोई भी व्यापार उठा के देख लो, आपको कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा, उसके अंदर आपको प्रतिस्पर्धी मिलेंगे ही मिलेंगे। और अगर आपको जीवित रहना है, उस प्रतिस्पर्धा का सामना करना है, आपको अपना व्यापार बंद नहीं करना है, तो आपको अपने व्यापार के अंदर क्या करना होगा, संगठनात्मक उद्देश्य यानी कि इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना होगा। यानी कि आपको इतना तो लाभ कमाना ही होगा जितनी आपकी लागत है, यानी कि व्यापार करने में जितने खर्चे हो रहे हैं कम से कम उतनी कमाई तो हो, ताकि खर्चे निकल जाए। खर्चों का पेमेंट आपको अपनी जेब से घर से लाके नहीं करना पड़े। अगर ऐसा होगा तो आपका व्यापार क्या रहेगा, जीवित रहेगा। लेकिन अगर आप सोच के देखो, आपकी कमाई इतनी हो रही है कि जितने व्यापार के खर्चे हैं, तो आप कितने टाइम तक सर्वाइवल कर पाओगे, ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो जीवित रहने का मतलब हो गया कि इतना कमा लेना कि खर्चे निकल जाए, लेकिन ऐसा ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। फिर आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना ही पड़ेगा, वो आपको लाभ कमाना पड़ेगा। यानी कि आपका जो खर्चे हैं, लाभ हैं, वो खर्चों से क्या हो, अधिक। आपको अपने जितने भी व्यापार के खर्चे हैं उससे कुछ ज़्यादा कमाई करनी होगी ताकि आपको प्रॉफिट हो। और जब प्रॉफिट होगा तो आप पता है क्या कर पाएंगे, आप लागत भी कवर कर पाएंगे और आप जोखिम ले पाएंगे। जोखिम मतलब कुछ नया कर पाएंगे, नए अवसरों को आप पहचान पाएंगे, उनके ऊपर काम कर पाएंगे, ठीक है। और जब आप लागत से ज़्यादा कमाएंगे और लाभ अर्न करेंगे, यानी कि प्रॉफिट अर्न करेंगे, और आप रिस्क लेंगे, तो आने वाले टाइम में आपके व्यापार का क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी। बढ़ोतरी मतलब वृद्धि, ग्रोथ हो जाएगी। मतलब पहले एक फैक्ट्री थी, अब 2 लग गई, 3 लग गई, 4 लग गई। पहले एक ब्रांच थी, अब 10 ब्रांचेस खुल गई। पहले आपके यहाँ पर 10 कर्मचारी काम करते थे, अब 100 कर्मचारी हो गए, फिर 200 हो गए, फिर 500 हो गए। तो इसका मतलब आपका व्यापार बढ़ोतरी कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो ये प्रबंध का उद्देश्य है कि वो संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करें। और संगठनात्मक उद्देश्य ये है कि इन संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके कम से कम इतना लाभ कमाएं कि जीवित रहें, फिर उसके बाद इतना लाभ कमाएं कि लागत भी निकल जाए और कुछ रिस्क ले सकें, और उसके बाद अपने व्यापार का एक्सपांसन कर सके, उसमें वृद्धि कर सके। ये संगठनात्मक उद्देश्य है। इस उद्देश्य पे मैंने इतना टाइम इसलिए दिया है क्योंकि ये एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं हम, वो है सामाजिक उद्देश्य। ये भी बड़ा अच्छा है, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं इसको। अब देखना सामाजिक उद्देश्य होता है क्या है, समझना इसको अच्छे से और देखना। देखो, जिनके अर्थशास्त्र है ना, इकोनॉमिक्स है ना, वो इसको अच्छे से समझ सकते हैं। सामाजिक उद्देश्य देखो,
कोई भी व्यापार हो या कोई भी संगठन हो, वो किसके ऊपर डिपेंड है? समाज के ऊपर। बिना समाज के कोई भी व्यापार हो ही नहीं सकता। जैसे कोई भी व्यापार स्टार्ट करने के लिए कौन आया होगा? सबसे पहले जिसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, है ना, उद्यमी या व्यापारी, जिसको आप बोलते हैं बिजनेसमैन बोलते हैं, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बाहर आया समाज से और उसने बोला मैं ये वाला व्यापार करूंगा। तो वो व्यक्ति कहाँ से आया? समाज से। उसके बाद में वो पैसा कहाँ से लाया? समाज से। उसके बाद में वो संसाधन कहाँ से लाया? समाज से, चाहे भौतिक हो चाहे वो मानवीय हो। सारे के सारे कर्मचारी वगैरह कहाँ से आएंगे? समाज से। उसके बाद में उसने कोई एक प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट को बेचेगा किसको? समाज को। तो वो प्रॉफिट भी कहाँ से कमा रहा है? समाज से। तो यानी कि समाज है तो व्यापार है, अगर समाज नहीं तो व्यापार भी नहीं। तो इसीलिए हर संगठन का, हर व्यापार का, हर प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य भी होता है कि वह ऐसी वस्तुएं बनाए। वो क्या करें? सामाजिक उद्देश्य है कि वो ऐसी वस्तुएं बनाए जो कम मूल्य के अंदर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराएं। अच्छी किस्म यानी कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट, अच्छी किस्म की वस्तुएं समाज को हम कम कीमत में उपलब्ध करवाएं। ऐसा हर संगठन का उद्देश्य, व्यापारिक संगठन का उद्देश्य होना चाहिए। इससे समाज का जीवन स्तर बढ़ेगा। जीवन स्तर मतलब उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। जैसे जियो ने क्या किया, 4G जब लॉन्च किया, अभी तो 5G भी कर दिया है, तो उसने क्या किया? लोगों को कम प्राइस के अंदर अच्छी क्वालिटी की चीज़ अवेलेबल कराई। जियो आने से पहले लोग यूट्यूब, इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था, 1 GB महीने का मिलता था, वो भी चलता नहीं था, 2G होता था। और ब्रॉडबैंड कनेक्शन का जो बिल आता था वो 1000-1200 रुपये आता था। जियो ने क्या किया? 150-200 रुपये के अंदर आपको फुल डेटा दे दिया। ओके, तो ये क्या हुआ? कम कीमत में अच्छी किस्म की क्वालिटी वाला कोई चीज़ आपको अवेलेबल कराया। इससे लोगों का जीवन का स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ गया, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया ना उनको। वो दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन भी आप जियो की वजह से ले पा रहे हैं, अदरवाइज तो नहीं हो पाता ये। ठीक है, तो ये सामाजिक उद्देश्य है। इसके अलावा जो समाज के अंदर पिछड़े वर्ग हैं, चाहे वो कोई पिछड़े वर्ग के अंदर व्यक्ति हो या फिर कोई जगह हो, यानी कि स्थान हो जो पिछड़ा है, या कोई एक समाज है जो बहुत पिछड़ा वर्ग है, समाज का पिछड़ा वर्ग है, उन दोनों को ऊपर लाने का काम भी किसका होना चाहिए? ये इसका प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य है कि जो पिछड़े वर्ग हैं उनको एजुकेशन दो, फ्री के अंदर दो आप। ये सामाजिक उद्देश्य है हर व्यापार का कि पिछड़े वर्ग को जो है आप क्या करो? एजुकेशन दो, और उसके बाद उनको एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार उपलब्ध करवाओ। ठीक है, और इसके अलावा स्थान, ऐसा स्थान जो बहुत पिछड़ा हुआ है, वहाँ पर कुछ नए नए व्यापार खोलो, वहाँ पर कोई फैक्ट्री लगाओ, ताकि वहाँ के लोगों का भी उनको रोजगार मिल सके और वो थोड़ा वो जगह भी ऊपर आ सके। ठीक है, तो ये किसका उद्देश्य है? ये भी प्रबंध का उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य। इसको पूरा करना प्रबंध का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल आता है और वो है व्यक्तिगत उद्देश्य। अब मैं ये हटा देता हूँ, संगठनात्मक उद्देश्य, फिर आ जाते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य पर। प्रबंध के उद्देश्य में लास्ट पॉइंट, 3rd नंबर, व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य आपकी बुक के अंदर आपको लिखा होगा, व्यक्तिगत नहीं लिखा होगा, उसकी जगह लिखा होगा आई थिंक कर्मचारी गण उद्देश्य, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, लेकिन उसका मतलब यही होता है, कर्मचारी गण संबंधी उद्देश्य। ये मैं बताता हूँ क्या है, ये बड़ा अच्छा है। ठीक, देखो इसको समझना है ना। ये क्लास में थोड़ी कंटिन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ पूरा का पूरा, तो हो सकता है थोड़ा लंबा भी हो, तो आप थोड़ा ध्यान देना। देखो, व्यक्तिगत या कर्मचारी गण उद्देश्य, इसका मतलब ये होता है कि हर फैक्ट्री के अंदर बहुत सारे व्यक्ति कर्मचारी काम करते हैं। हर फैक्ट्री के अंदर, हर व्यापार के अंदर व्यक्ति जो है मिलकर समूह में काम करते हैं, इसीलिए उसको संगठन बोलते हैं। और व्यापार है इसलिए आर्थिक संगठन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, राम, श्याम, मोहन, सुरेश, रमेश, गणेश, मुकेश, जो भी काम कर रहे हैं, अय्यर, खान, है ना, जो भी काम कर रहे हैं, हर व्यक्ति का बैकग्राउंड अलग है। क्योंकि हमारा भारत है ना अतरंगी है। अतरंगी मतलब यहाँ पर अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग चीज़ें हैं, है ना, रंग बिरंगा है। तो रंग बिरंगे लोग हैं, रंग बिरंगी उनकी कल्चर है, रंग बिरंगी भाषाएं हैं। 22 भाषाओं से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है भारत में। तो हर व्यक्ति का बैकग्राउंड अलग है, हर व्यक्ति की सोच अलग है, और हर व्यक्ति
अपने व्यापार, हमारे व्यापार के साथ में जुड़ा है तो उसका कुछ उद्देश्य भी अलग है। कोई पैसों के लिए आया है, कोई सीखने के लिए आया है, कोई प्रमोशन के लिए आया है, कोई इज्जत के लिए आया है, कोई रेस्पेक्ट के लिए आया है, कोई हर किसी का कुछ न कुछ उद्देश्य है। किसी की कोई मजबूरी है, किसी की कोई मजबूरी है। तो हर व्यक्ति अपना खुद का उद्देश्य पूरा करने के लिए व्यापार में आया है, उस संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। तो प्रबंध को क्या करना, इन सबके व्यक्तिगत उद्देश्यों को पता करना है। सबके कौन से उद्देश्य, इसीलिए मैंने बोला व्यक्तिगत उद्देश्य। इन सबके व्यक्तिगत उद्देश्यों का पता लगाओ, ठीक है। और उसके बाद इन सबको बोलो, जितने भी कर्मचारी हो उन सबको बोलो, देखो भैया आपके ये व्यक्तिगत उद्देश्य तभी पूरे होंगे। भैया तेरे को पैसा चाहिए, मिलेगा। तेरे को सैलरी बढ़ानी है, मिलेगी। तेरे को इज्जत चाहिए, मिलेगी। तेरे को प्रमोशन चाहिए, मिलेगा। तेरे को जो चाहिए मिलेगा। सबके उद्देश्य पता कर लिए, लेकिन आप सबके व्यक्तिगत उद्देश्य तभी पूरे होंगे जब संगठन के उद्देश्य पूरे होंगे। व्यापार का भी तो कुछ उद्देश्य होगा कि अगले साल प्रॉफिट डबल करना है, अगले साल इस प्रोडक्ट का इनोवेशन करना है। जो भी व्यापार का भी तो उद्देश्य होगा। अगर वो व्यापार का उद्देश्य पूरा हो गया तो आप सबके उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। ऐसा बताना, ऐसा करना, ये प्रबंध का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को जाके ऐसा समझाएं। इससे बहुत फायदे व्यापार को और कर्मचारियों सबको मिलते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे प्रबंध के उद्देश्य। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है फिर हमारा प्रबंध का महत्व। उद्देश्य के बाद में महत्व है, ठीक है। हाँ, महत्व मैं फटाफट आपको करा देता हूं। देखिए, प्रबंध का महत्व, प्रबंध का महत्व, प्रबंध के महत्व का आप इतना तो इंग्लिश चलेगा मेरे हिसाब से। महत्व जो शब्द है इंग्लिश में बड़ा अच्छा है, ये इम्पोर्टेंस, मतलब आवश्यकता भी बोल सकते हैं आप। प्रबंध की आवश्यकता क्यों है, प्रबंध इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रबंध इतना जरूरी क्यों है, अगर प्रबंध नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है, प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। प्रबंध सामूहिक, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है, सहायक होता है ना। सभी के लक्ष्य है, हर व्यक्ति के लक्ष्य जो प्रबंध के संगठन के साथ जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो आपको प्रबंध करना होगा। क्योंकि प्रबंध क्या करता है, व्यक्तिगत उद्देश्यों को संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ मिला देता है, जिसकी वजह से लोग एकदम एनर्जी के साथ काम करते हैं। उनको पता है संगठन का लक्ष्य प्राप्त होगा तो हमारे भी उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। तो प्रबंध क्या कर देता है, सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। नेक्स्ट, सेकंड पॉइंट आता है, प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। क्षमता में वृद्धि करता है, क्षमता मतलब कैपेसिटी। जैसे कोई एक व्यक्ति, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई एक व्यक्ति दिन में 8 घंटे काम करके कोई एक प्रोडक्ट 1 घंटे में, मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति ये 10 चीज़ें बनाता था। अब उसको जाके हमने बोल दिया, देख भाई तेरा उद्देश्य क्या है, वो बोल रहा है मेरे को जो है सैलरी बढ़ानी है मेरी, या उसने जो भी अपना उद्देश्य बताया, हमने उसको जाके बोल दिया, प्रबंध ने जाके बोल दिया, देख संगठन का उद्देश्य है 1 घंटे में 12 चीज़ें बननी चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है हमारे पूरे इस मंथ हमको इतना बड़ा, इतने क्वांटिटी में ये चीज़ें बनानी है, 1 लाख बनानी है। तो आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ। अगर वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो उत्पादन बढ़ेगा, तो बिक्री बढ़ेगी, तो फायदा ज़्यादा होगा, तो तुमको सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, बोनस भी मिलेगा। ऐसा जाके प्रबंध ने समझा दिया कि इनको, कर्मचारियों को। तो अब कर्मचारियों की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। ओके, नेक्स्ट प्रबंध जरूरी क्यों है। चलिए, प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। ये मैंने पहले भी बताया आपको। प्रबंध क्या करता है, गतिशील संगठन का निर्माण करता है। प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है, निर्माण करता है। प्रबंध क्या करता है, गतिशील संगठन का निर्माण करता है। गतिशील मतलब मैंने आपको पहले बताया डायनेमिक। गतिशील का मतलब क्या होता है,
डायनेमिक, मतलब कैसी भी समस्याएं आ जाएं, कैसी भी चुनौतियां आ जाएं, प्रबंध रुकना नहीं चाहिए। प्रबंध क्या करेगा? उन समस्याओं का, उन चुनौतियों का सामना करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। यानी कि प्रबंध जो है वो गतिशील संगठन का निर्माण करता है। एक ऐसा व्यापार जो हर चुनौती का सामना करके आगे बढ़ता रहेगा, हर समस्या का सामना करके आगे बढ़ता रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं। ऐसा व्यापार, ऐसा संगठन तभी हो सकता है जब वहां पर प्रबंध हो, वरना नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूं। अगर आपने अच्छा मैनेजमेंट कर रखा है, आपके घर में शादी है और आपने अच्छा मैनेजमेंट, अगर आपके वहाँ प्रबंध है, और तो देखिए क्या फ़ायदा होगा। तो प्रबंध में क्या होता है, पहले से ही पूरा सोचा समझा जाता है कि देखो शादी है, प्रोग्राम रखना है, लेकिन बारिश का मौसम है, तो बाहर टेंट ज़रूर लगा देते हैं, लेकिन पास में कोई 2-4 बड़े बड़े हॉल भी ले लेते हैं। अगर बारिश हुई तो इनको, जो लोग खाना खा रहे होंगे, उन सबको उस हॉल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा ताकि प्रॉब्लम ना हो। ये प्रबंध है। अब मतलब प्रबंध के अंदर आने वाली चुनौतियों के बारे में पहले से ही सोच लिया जाता है। अब अगर बारिश नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहीं बाहर लोग आराम से फंक्शन हो जाएगा। अगर बारिश हो गई तो अंदर ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन फंक्शन नहीं रुकेगा। हर चुनौती का सामना करना, गतिशील संगठन का निर्माण कर लेता है प्रबंध। नेक्स्ट है आपका, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। ये भी अभी हमने उद्देश्य पढ़ा था। प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है, प्राप्ति में सहायक होता है। देखो कौन से उद्देश्य? व्यक्तिगत। क्योंकि प्रबंध क्या करता है, प्रबंधक क्या करता है, प्रबंध करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? प्रबंधक। तो प्रबंधक क्या करेगा? हर व्यक्ति से जाके पूछेगा भाई तुम्हारे क्या उद्देश्य हैं, और ये संगठन का उद्देश्य है। संगठन, तुम अगर अपने उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हो तो संगठन के उद्देश्य प्राप्त कर लो, संगठन के उद्देश्य प्राप्त होंगे तो तुम्हारे भी प्राप्त हो जाएंगे। ओके, तो ये पॉइंट हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। व्यक्तिगत उद्देश्य के अंदर हमने पढ़ा। लास्ट वाला भी पॉइंट हम पढ़ चुके हैं, सामाजिक उद्देश्य से रिलेटेड है। यह है प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। प्रबंध जो होता है समाज के विकास में सहायक होता है, विकास में सहायक। क्योंकि हर प्रबंध का कौन सा उद्देश्य होता है? सामाजिक उद्देश्य भी होता है कि अच्छी किस्म की वस्तुएं कम कीमत के अंदर उपलब्ध कराए, लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए, जो पिछड़े लोग हैं उनको एजुकेशन दे, शिक्षा दें, उनकी हॉस्पिटल वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएं, है ना, ये सब रोजगार उपलब्ध कराएं पिछड़े वर्ग को। तो ये प्रबंध समाज के विकास में भी क्या होता है? सहायक होता है। तो ये इसीलिए अगर सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो प्रबंध जरूरी है। आपको अपने व्यापार के अंदर क्षमता में वृद्धि करनी है तो प्रबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गतिशील संगठन हो तो आपको प्रबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हो तो प्रबंध बहुत इंपॉर्टेंट है। समाज के विकास में योगदान देना चाहते हो तो प्रबंध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए आपके प्रबंध के महत्व। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हम करेंगे प्रबंध की प्रकृति। देखिए प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति 3 तरीके की होती है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, प्रकृति मतलब नेचर, हर व्यक्ति का भी नेचर होता है ना, तो प्रबंध का भी तो कुछ नेचर होगा। प्रबंध की प्रकृति, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा गुस्सेल होते हैं, तो उनकी प्रकृति कैसी होती है? बात बात पे गुस्सा करते हो। कुछ लोग होते हैं उनको गुस्सा नहीं आता, बड़े ठंडे स्वभाव के होते हैं, उनको दो कोई गाली भी बोल के चला जाएगा, बोलेंगे कोई बात नहीं यार, उसका दिमाग खराब है, मैं मेरा क्यों करूँ। बड़े समझदार होते हैं, सुलझे हुए लोग होते हैं। और कुछ तो थोड़ी सी बात पे भड़क जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कुछ बहुत कम बोलते हैं, कुछ एनी टाइम हंसते रहते हैं, कुछ एनी टाइम रोते रहते हैं। कुछ आपके दोस्त पक्के होंगे, उनको कुछ भी दुख बताओगे ना, वो आपसे बड़ा दुख और कहीं से निकाल के अपना बताएंगे कि तेरे साथ तो कुछ नहीं, मेरे साथ तो देखो ये हुआ। तो हर व्यक्ति का एक नेचर होता है, एक प्रकृति होती है ना। ऐसे कैसे प्रबंध की भी तो प्रकृति होगी। प्रबंध का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है? तो सबसे पहले इसके अंदर आता है, हम देखेंगे प्रबंध एक कला के रूप में। प्रबंध एक कला के रूप में। प्रबंध एक कला के रूप में। कला मतलब आर्ट। क्या प्रबंध एक कला है? कला मतलब आर्ट। जैसे एक्टर होता है ना, एक्टिंग करता है, तो एक्टिंग एक कला है, सिंगिंग एक कला है, ओके, पेंटिंग करना एक कला है, ओके। तो क्या प्रबंध एक
कलाकार है, प्रबंधक एक कलाकार हो गया। देखो दो वर्ड होते हैं, प्रबंध एक कार्य है, प्रबंध क्या है, कार्य है, और इस कार्य को करने वाला व्यक्ति कौन है, प्रबंधक, है ना। ये एक व्यक्ति होता है जो उस काम को करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे एक्टिंग ये कार्य है, एक्टर उस कार्य को करने वाला, तो प्रबंध एक कार्य है, प्रबंधक कौन होता है, उस काम को करने वाला। ठीक है, तो क्या प्रबंध एक कला है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा भाई कला होती क्या है। हमें क्या देखना पड़ेगा कि कला क्या होती है। एक सेकेंड, तो कला की पहले परिभाषा देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या प्रबंध कला है या नहीं है। तो आइए देखते हैं प्रबंध कला की हम सबसे पहले अर्थ देखते हैं। कला क्या है, मतलब आर्ट क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्ट। कला क्या है, ज़्यादा परिभाषाएं नहीं लिखाऊंगा, कुछ जहाँ जरूरत है वहाँ तो आपको बताना ही पड़ेगा। कला इच्छित परिणामों को पाने के लिए, इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण उपयोग है, इसे अध्ययन अवलोकन एवं अनुभव द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अवलोकन एवं अनुभव द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ये कला क्या है उसकी परिभाषा है। सबसे पहले ये तो समझे भाई कला है क्या। तो देखो कला क्या है, इच्छित परिणामों की, जो आपको कुछ रिजल्ट प्राप्त करने हैं। मान लेते हैं आपको सिंगर बनना है, तो ये आपके इच्छित परिणाम हो गए। ठीक है, अब आपको सिंगर बनना है, ये आपके इच्छित परिणाम हो गए। उसको पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का, तो अब आपके पास सिंगिंग से रिलेटेड नॉलेज भी तो होगा, वरना सिंगर कैसे बनोगे भैया, है ना। राग वगैरह जो होती है उसका नॉलेज होगा, अभ्यास करेंगे आप। तो वो जो वर्तमान ज्ञान आपके पास अवेलेबल है उसका व्यक्तिगत पर्सनल उपयोग एवं दक्षतापूर्ण उपयोग। देखो हर सिंगर, सब लोग गाना गाते हैं, लता जी भी गाते थे, किशोर कुमार भी गाते हैं, और आज के अरिजीत सिंह भी गाते हैं। करते तो सब सिंगिंग है, लेकिन सब व्यक्तिगत रूप से आप देखेंगे तो अलग हैं। हर कोई एक जैसा नहीं गा सकता। तो कलाकार जो होता है वो सारे, भले एक ही फील्ड के कलाकार हो, चाहे संगीतकार देख लो, चाहे आप एक्टर देख लो, सब करते वही काम हैं, लेकिन सब में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो अगर आपको कोई कला क्या है कि आपको इच्छित परिणाम प्राप्त करने हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए आपके पास जो वर्तमान ज्ञान है उसका व्यक्तिगत और दक्षतापूर्ण उपयोग करना ही कला है। कोई सिंगर है, उसके पास व्यक्तिगत ज्ञान है, लेकिन उसको दक्षता मतलब बहुत अच्छे से उसको यूज करना, उसका उपयोग करके अपने इच्छित परिणामों को प्राप्त करना कला है। अगर कोई कला जो है उसमें क्या होता है, इसे अध्ययन मतलब स्टडी, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन, और अनुभव मतलब एक्सपीरियंस से प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, कलाकार बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, पेंटर बनना चाहते हैं, तो आपको कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको उस चीज़ की स्टडी करनी होगी, उसके बाद में आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा। वैसे लोग जो कर रहे हैं आप उनको देखोगे, किसी एक्टर को देखोगे एक्टिंग करते हुए, किसी सिंगर को देखोगे गाते हुए, तो आप अवलोकन करोगे, उनको ऑब्जर्व करोगे, और उसके बाद में क्या करोगे, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने से क्या आएगा आपके पास, अनुभव, एक्सपीरियंस। तो अध्ययन अवलोकन अनुभव यानी कि स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस प्राप्त करके जो है आप कलाकार बन सकते हैं। तो कला ये है। अब आइए हम देखते हैं कि कला की विशेषताएं क्या हैं, और क्या वो सारी विशेषताएं प्रबंध के अंदर पाई जाती है या नहीं। तो कला की फर्स्ट विशेषता, सैद्धांतिक ज्ञान का होना।
कला में सैद्धांतिक ज्ञान होता है। जैसे जो सुर होते हैं वो सात होते हैं ना, वो कहीं भी जाओ आपको सुर तो साथ ही मिलेंगे, उनका उपयोग करके ही लोग अलग अलग अपने हिसाब से संगीत बनाते हैं। तो सैद्धांतिक ज्ञान होता है सब्जेक्ट का, उस सिंगिंग का, आपको सिंगिंग का या जो संगीत का जो है आपको ज्ञान अवेलेबल हो जाएगा। तो सैद्धांतिक ज्ञान का होना कला में ये होता है। सेकंड, व्यक्तिगत योग्यतानुसार उपयोग। हर कोई अपनी वो ज्ञान लेने के बाद में हर कोई उसका व्यक्तिगत अपनी योग्यता के अनुसार उपयोग करता है। तभी तो सारे सिंगर, सारे आर्टिस्ट, सारे एक्टर, सारे पेंटर करते तो वही काम है, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। हर किसी कोई अपने अलग लेवल पे करता है, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उसका उपयोग किया जाता है। और थर्ड नंबर है व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। रचनात्मकता पर आधारित जो कला होती है ना, वो कैसी होती है? व्यवहार और रचनात्मकता। रचनात्मकता मतलब समझते हो, क्रिएटिविटी। हर किसी की क्रिएटिविटी अलग है, तभी तो हर कोई अलग धुन बनाता है, हर कोई अपने हिसाब से एक्टिंग करता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी अलग करता है, ऐसे देखता ही रहता है, वो आंखों में ही बात कर लेता है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे एक्टर है वो अपने लेवल पे करते हैं, ठीक है, ओके। तो रचनात्मकता होती है इसमें। और व्यवहार मतलब उसको बाहर व्यवहार में लाया जाता है, ओके। तो कला जो है वो सैद्धांतिक ज्ञान पर आधारित होती है, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार होती है, व्यवहार और रचनात्मकता पर आधारित होती है। अब हम देखते हैं क्या हमारा जो प्रबंध है उसमें ये सारी कला की विशेषताएं हैं। तो बिल्कुल प्रबंध जो है वो करने वाला व्यक्ति होता है प्रबंधक। और अगर आपको प्रबंध सीखना है, प्रबंधक बनना है, तो आपको अध्ययन करना पड़ेगा, अवलोकन करना पड़ेगा, अनुभव और एक्सपीरियंस से आप बहुत अच्छे प्रबंधक बन सकते हैं, जो बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हैं, ओके। सैद्धांतिक ज्ञान बिल्कुल MBBA, BBA के बाद MBA करते हैं ना लोग। MBA क्या है फिर? सैद्धांतिक ज्ञान ही मैनेजमेंट का, है ना। और BBA जो करते हैं, BBA उसके बाद MBA, ये पढ़ाई होती है प्रबंध की, बिल्कुल। तो सैद्धांतिक ज्ञान है। व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग, बिल्कुल हर कोई उस ज्ञान का उपयोग करके हर कोई अच्छे लेवल का। देख आप क्लास में देखते होंगे ना, बहुत सारे टीचर होते हैं जो बच्चों का प्रबंध करते हैं, मैनेज करते हैं क्लास को। हर किसी का तरीका अलग होता है। तो व्यक्तिगत कोई बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, कोई नहीं कर पाते हैं, तो व्यक्तिगत है, बिल्कुल ये भी है। तो कला की ये विशेषता प्रबंध में है, कला की ये विशेषता भी प्रबंध में है। और प्रबंध रचनात्मकता पर आधारित है, बिल्कुल है। व्यवहार पर आधारित है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब कला की जितनी भी विशेषताएं हैं वो प्रबंध में पाई जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यस, प्रबंध जो है वो एक कला के रूप में है। हाँ है, बिल्कुल है, प्रबंध एक कला है। और प्रबंधक भी एक आर्टिस्ट हो गया आपका, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेकंड, प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। क्या प्रबंध एक विज्ञान के रूप में? अगर आपको ये नोट करना है तो आप कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट आता है हमारा प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। तो फर्स्ट प्रकृति हमारी क्या हो गई? प्रबंध एक कला के रूप में। उसमें हमने देखा कि प्रबंध बिल्कुल कला के रूप में है। नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर, प्रबंध एक विज्ञान के रूप में। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले कि विज्ञान की विशेषताएं क्या है। जो विज्ञान है इसमें क्या विशेषताएं पाई जाती है, फिर हम देखेंगे कि वो विशेषताएं प्रबंध में हैं या नहीं। तो विज्ञान की विशेषताओं में सबसे फर्स्ट क्रमबद्ध ज्ञान का समूह। सेकंड विज्ञान की जो विशेषता है परीक्षण पर आधारित ज्ञान। और थर्ड नंबर जो इसकी विशेषता है वो है व्यापक वैधता। वैधता मतलब इसकी वैलिडिटी, मतलब सार्वभौमिक उपयोग कह सकते हैं, भौमिक उपयोग, ठीक है।
ये लो, इसमें इंक डालो ना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्रमबद्ध ज्ञान का समूह, क्रमबद्ध मतलब जो विज्ञान है वो क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का मतलब समझ गए हो, क्रमबद्ध मतलब उसको आपको ऐसे डायरेक्ट कोई भी साइंटिस्ट बन जाएगा क्या, नहीं, पहले उसको क्रमबद्ध एक ज्ञान उसको लेना पड़ेगा, है ना। तो विज्ञान जो है वो क्रमबद्ध ज्ञान पर आधारित होते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांतों का पहले अवलोकन के माध्यम से विकसित किया जाता है, फिर उन्हें नियंत्रित परिस्थितियों में बार बार परीक्षण करके उसकी जांच की जाती है। विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है। इसके सिद्धांत कारण एवं परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। कारण और परिणाम में संबंध, ये होता है क्रमबद्ध ज्ञान का समूह। ये करोगे तो ये होगा ही होगा, है ना। वैक्सीन लगाओगे अगर कोविड वाली तो कोरोना नहीं होगा मतलब कुछ हद तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, और इस बीमारी में ये दवाई लोगे तो अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। पैरासीटामोल लोगे तो एक बार बुखार उतर जाएगा। कारण और परिणाम, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारे विज्ञान के एग्जाम्पल हो सकते हैं। कारण और परिणाम, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये विज्ञान होता है। ओके, नेक्स्ट है परीक्षण पर आधारित। विज्ञान के सिद्धांत जितने भी है वो परीक्षण पर आधारित होते हैं। परीक्षण मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की गई है उनके ऊपर। टेस्टिंग मतलब लैब के अंदर टेस्ट किया गया। जैसे कोविड की जो वैक्सीन बनाई गई थी उसको पहले उस जो कोरोना वायरस है उसका रिसर्च किया गया, फिर उसकी एंटीबॉडी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा लैब के अंदर रिसर्च की गई। उसके बाद में क्या किया गया, कुछ जानवरों पर उसका परीक्षण किया गया, फिर उनके रिजल्ट देखे गए, फिर कुछ व्यक्तियों, चुनिंदा व्यक्तियों पर उसका परीक्षण किया गया, उनके व्यवहार में क्या बदलाव आए, उनके क्या बॉडी में बदलाव आए, उनको भी देखा गया, फिर एक समूह पे किया गया, फिर उसके बाद सबके लिए अवेलेबल कराई गई। तो बहुत ज़्यादा परीक्षणों पर आधारित होता है। ओके, विज्ञान के सिद्धांत। व्यापक वैधता, जो विज्ञान के सिद्धांत है सार्वभौमिक होते हैं। जो विज्ञान का सिद्धांत बन गया, फॉर्मूला बन गया, उसे आप कहीं भी यूज़ करो, उससे वही कॉज और परिणाम, मतलब कारण और परिणाम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आप सब जगह उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं है कि कोविड वाली वैक्सीनेशन इंडिया में तो काम करेगी, अमेरिका में नहीं करेगी, नहीं, सब जगह काम करती है। ओके, तो ये विज्ञान की विशेषताएं। अब हम देखते हैं क्या हमारे प्रबंध के अंदर ये विशेषताएं पाई जाती हैं। तो देखिए, प्रबंध जो है वो भी क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है। बिल्कुल, प्रबंध भी क्रमबद्ध ज्ञान का समूह है। बिल्कुल, उसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप स्टडी करनी पड़ेगी, और प्रबंध के अंदर भी कारण और परिणाम मिलेंगे ही मिलेंगे। ये करने से ये होगा। अगर प्रबंध करने का आप ये फॉर्मूला, ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल आप उपयोग करेंगे तो आपको इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। तो कारण और परिणाम में संबंध है। सेकंड, परीक्षण पर आधारित ज्ञान। बिल्कुल, परीक्षणों पर आधारित ज्ञान है। प्रबंध के जितने भी आगे सिद्धांत आएंगे, चैप्टर नंबर 2 का नाम यही है, प्रबंध के सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने सिद्धांत दिए हैं, FW टेलर के सिद्धांत आएंगे। तो प्रबंध के जो भी सिद्धांत हैं वो परीक्षणों पर आधारित है। उन्होंने बैठ के ऐसे ही नहीं लिख दिए। उन्होंने जो फैक्ट्रियों में गए, हर जगह गए, और वहाँ पर मैनेजमेंट कैसे होता है, लोगों के जो मानसिक व्यवहार है उसका अध्ययन किया गया, मानवीय व्यवहार का अध्ययन किया गया, उसके बाद प्रबंध के सिद्धांत बनाए गए। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ये जितने भी परीक्षण किए गए ना, ये किए गए, ये परीक्षण किस पे आधारित है? मानवीय व्यवहार पर। प्रबंध के सिद्धांत बनाते टाइम जितने भी परीक्षण किए गए वो मानवीय व्यवहार पर आधारित है। क्यों? अभी बताता हूं। देखो, एक्चुअल में क्या है, मैंने आपको बताया, एक प्रबंध के अंदर 2 तरह के संसाधन होते हैं, एक भौतिक और एक मानवीय संसाधन। और भौतिक संसाधन में तो कोई चेंज होता नहीं है। हाँ, मानवीय यानी कि जो व्यक्ति हैं वही उन संसाधनों का उपयोग करके उत्पादन करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गए मानवीय संसाधन। अगर मानवीय संसाधनों का अच्छे से प्रबंध कर दिया गया, अगर मानवीय संसाधनों का अच्छे से मैनेजमेंट कर दिया गया, तो भौतिक संसाधनों का तो मैनेजमेंट अपने आप ही अच्छे से हो जाएगा। अब मानवीय संसाधन यानी कि कर्मचारी, यानी कि व्यक्ति, उनका अगर आपको मैनेजमेंट करना है, उनका प्रबंध करना है, तो पहले उनके ऊपर उनके व्यवहार को समझना होगा, और मानवीय व्यवहार को समझ के ही प्रबंध के सिद्धांत बनाए गए। अब यहाँ पर मानवीय व्यवहार जो है ना, उसके लिए मैं एक यूज करूँगा, ठीक है, कुत्ते की पूंछ की तरह होता है, कभी भी सीधा नहीं होता है। कुत्ते की पूंछ को पाइप में डाल दोगे ना तो भी वापस बाद में उल्टे हो जाएगी। तो इंसान का व्यवहार भी ऐसा है।
एक जैसा कभी रहता ही नहीं है। मैं आज से 2 साल पहले मेरी क्या सोच थी और आज क्या सोच है, बहुत डिफरेंस है, और आने वाले 2 साल बाद में मेरी सोच में परिवर्तन आ जाएगा, है ना। तो वही है, जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यवहार निरंतर परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील, वो कभी एक जैसा हो ही नहीं सकता। कभी कोई क्या सोच रहा है, कभी क्या, कभी क्या। तो मानवीय व्यवहार परिवर्तित होता ही रहता है। इसके कई सारे कारण हैं। एक सामाजिक कारण है, आप किस सोसाइटी में रहते हो, एक आपका संस्कृति हो गया, कल्चर हो गया, आप किस एरिया में रहते हो, वहाँ की भाषा कैसी है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। अगर यूएसए के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए रोड पर, तो लोग जो है डर के इधर उधर भागने लगेंगे, लेकिन जैसे ही वहाँ पर पुलिस आएगी लोग भागेंगे नहीं, वहाँ पर सेफ हो जाएंगे, अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। चलो पुलिस आ गई, खुश हो जाएंगे, चलो पुलिस आ गई, अब निबट लेगी, मामला खत्म। इंडिया के अंदर क्या होता है, लोग लड़ रहे हैं रोड पर, पहले तो बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही पुलिस आएगी सब भाग जाएंगे। अरे भाई, वहाँ पर भी पुलिस सुरक्षा देने आई है, यहाँ पर भी आई, लेकिन लोगों का व्यवहार देखो कितना अलग है ना। ये कॉमेडी के लिए मैंने दिया। तो कहने का मतलब ये मानवीय व्यवहार संस्कृति के हिसाब से, देश के हिसाब से, हर हिसाब से परिवर्तित होता रहता है, अलग होता है। तो किन्हीं एक ग्रुप के मानवीय व्यवहार को समझ करके उन सिद्धांतों को बनाया गया, वो सब पे थोपा जा सकता है क्या? नहीं, तो वो सिद्धांत बेकार हो जाएंगे। इसीलिए क्या किया गया, जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो मानवीय व्यवहार पर आधारित होते हैं, और मानव का व्यवहार निरंतर परिवर्तनशील होता रहता है। इसीलिए जो प्रबंध के सिद्धांत हैं उनको परिस्थितियों के अनुसार प्रबंध के सिद्धांतों में परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। विज्ञान के सिद्धांत में परिवर्तन कर सकते हो क्या? कोई आपको कोरोना की वैक्सीन लगा रहा है, बोल रहा नहीं नहीं यार मेरे को इतना डोज मत लगा, ऐसा कर इसमें थोड़ा पानी मिला दे, थोड़ा सा ये मिला दे, फिर लगा। विज्ञान में कर सकते हो ऐसा? नहीं। विज्ञान के जो सिद्धांत होते हैं उसमें आप परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते, वो एज ज्यों के त्यों ही रहते हैं। लेकिन प्रबंध के सिद्धांतों में आप परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि ये लोगों के व्यवहार पर आधारित होते हैं, और व्यवहार लोगों का निरंतर परिवर्तनशील होता है। तो लोगों के व्यवहार को देखो, इस एरिया में लोग कैसे हैं, उनका व्यवहार कैसा है, फिर प्रबंध का सिद्धांत लिया, उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया, फिर अप्लाई कर दिया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत जो है वो विज्ञान के सिद्धांतों की तरह ही परीक्षण पर आधारित तो होते हैं, पर परिस्थितियों के अनुसार उनमें परिवर्तन किया जाता है। इसलिए प्रबंध के सिद्धांत जो है वो विज्ञान की सिद्धांतों की तरह नहीं होते हैं। ओके, तो ये चीज़ विज्ञान में तो पाई जाती है, प्रबंध में भी पाई जाती है, लेकिन उन सिद्धांतों में परिवर्तन यहाँ अलाउ होते हैं। ओके, सार्वभौमिक उपयोग, विज्ञान के सिद्धांतों का सार्वभौमिक उपयोग कर सकते हैं, प्रबंध के सिद्धांतों का सार्वभौमिक उपयोग जो का त्यों नहीं किया जा सकता, उनमें परिवर्तन करके सिद्धांतों को चेंज करके फिर आप लागू कर सकते हैं अपने हिसाब से। यानी कि प्रबंध के सिद्धांतों में आप अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकते हो, विज्ञान के सिद्धांतों में आप अपने हिसाब से परिवर्तन नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रबंध जो है एक विज्ञान नहीं है। नो, प्रबंध एक विज्ञान नहीं है, या आप कह सकते हैं विशुद्ध विज्ञान नहीं है, अशुद्ध विज्ञान है, शुद्ध नहीं है। और या फिर कह सकते हैं प्रबंध एक कला तो है, लेकिन एक प्रबंध विज्ञान नहीं है। ये हो गई प्रबंध की प्रकृति, प्रबंध एक विज्ञान के रूप में और प्रबंध एक कला के रूप में। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका प्रबंध एक पेशे के रूप में। क्या प्रबंध एक पेशा है? पेशा समझते हो, प्रोफेशन। ये भी अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इसको देखना समझना अच्छे से। मैं यहां पर लिख देता हूं, प्रबंध एक पेशे के रूप में। थर्ड नंबर, प्रबंध एक पेशे के रूप में। जो मैनेजमेंट है, क्या वो पेशा है, क्या वो प्रोफेशन है? अब आपको सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा ना प्रोफेशन होता क्या है। तो देखिए, पेशे को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफेशन।
मैं एग्जाम्पल देख देता हूँ, जैसे कि डॉक्टर, इलाज करना जो डॉक्टर होता है ना, वो एक प्रोफेशनल पर्सन होता है, ठीक है। जैसे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे लॉयर यानी कि वकील, ये सब प्रोफेशनल पर्सन होते हैं। तो इन्हीं की तरह जो मैनेजर होता है वो भी क्या प्रोफेशनल पर्सन है, और क्या मैनेजमेंट यानी कि जो प्रबंध है, क्या प्रबंधक, एक प्रबंधक जो होता है क्या वो प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर व्यक्ति है। ये लोग पेशेवर होते हैं, पेशेवर व्यक्ति होते हैं। कौन कौन होते हैं? डॉक्टर, सीए, लॉयर, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए। क्या मैनेजर भी इसी इन्हीं की तरह है? तो हमें देखना पड़ेगा क्या प्रबंधक पेशा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले पेशे की विशेषताएं देखते हैं। पेशे की विशेषताएं क्या है, उसी से हमें समझ में आएगा कि वो विशेषताएं हमारे प्रबंध में पाई जाती है या नहीं। तो इसकी विशेषता नंबर फर्स्ट, प्रबंध एक पेशे के रूप में ना, इसकी विशेषता नंबर फर्स्ट है, पेशा जो होता है वो भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह है। ओके, नेक्स्ट, पहले लिख देता हूं, अवरोधित प्रवेश, ठीक है। थर्ड नंबर लिख देते हैं फिर पेशागत परिषद, ये आपको सब याद हो जाएगा भी आप, ठीक है, समझ भी आ जाएगा बहुत अच्छे से। नैतिक आचार संहिता, ओके। और बड़े हार्ड वर्ड लग रहे होंगे, लेकिन मैं अभी समझाऊंगा ना तो सब इजी लगेगा आपको। सेवा का उद्देश्य, ये पेशे की विशेषताएं हैं। तो देखिए पेशे की विशेषताएं क्या क्या है। सबसे फर्स्ट, भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसका ज्ञान यानी कि उसका जो नॉलेज है वो भली भांति परिभाषित है। आपको सीधा पता है कि डॉक्टर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसके लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेगी। अगर आपको सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो आपको पता है कि उसका भली भांति ज्ञान कौन सा लेना है और सीए बनने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लॉयर बनना है, वकील बनना है, तो भी उसका भी ज्ञान भली भांति परिभाषित है। पहले से पता है कि क्या क्या पढ़ना है। इसीलिए तो है ना 11th में सीए बनना है तो कॉमर्स लेते हैं, बिजनेस करना है तो कॉमर्स लेते हैं, एमबीए करना है तो कॉमर्स लेते हैं, बीकॉम करना है, बीबीए करना है तो कॉमर्स लेते हैं, है ना। मतलब आपका पहले से डिसाइड है ये लेना है। और अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बायो में जाते हैं, इंजीनियर बनना है तो साइंस मैथ्स ले लेते हैं आप। तो भली भांति ज्ञान तो सेम यहाँ पर भी। अवरोधित प्रवेश, कोई भी आके ज्ञान लेके आके बोल गया कि मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अवरोधित है प्रवेश, आपको क्या देना पड़ेगा? एमबीबीएस का एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा, आपको पास होना पड़ेगा, है ना। उसके बाद में पास होने के बाद में आप डॉक्टर, वकील, सीए बन पाएंगे। ऐसे ही ज्ञान लेने से नहीं बनेंगे, आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, वो एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। तो अवरोधित है प्रवेश, कोई भी आके प्रवेश नहीं ले लेगा। ओके, नेक्स्ट, हाँ ले सकता है, पहले एग्जाम क्लियर करो फिर प्रवेश होगा, वरना नहीं। पेशागत परिषद मतलब इंस्टीट्यूशंस, जैसे अगर आपको डॉक्टर वगैरह बनना है तो AIAMS वगैरह बने होते हैं, और अगर आपको वकील बनना है तो बार काउंसिल नाम सा इंस्टीट्यूट है। अगर आपको सीए बनना है तो ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये क्या करवाता है? पेशागत जो परिषद होते हैं, जो संस्था होती है, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ये एग्ज़ाम करवाते हैं, ये आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा देते हैं। इसके अलावा आपको ये मेंबरशिप देते हैं, आपको सर्टिफिकेट देते हैं कि आप सीए हो, डॉक्टर हो, वकील हो, ये सर्टिफिकेट है। तो ये पेशागत परिषद होती है पेशे के अंदर। नेक्स्ट, नैतिक आचार संहिता। ये जो पेशागत परिषद होती है ना, जब आप सीए बन जाओगे, जब आप डॉक्टर बन जाओगे, जब आप वकील बन जाओगे, तो ये आपके लिए कुछ आचार संहिता, नैतिक आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, वो आपके लिए बनाएंगे, यानी कुछ नियम बनाएंगे आपके लिए। आपको उन नियमों को पालन करना पड़ेगा। कभी भी किसी डॉक्टर भूखे मर जाएगा, लेकिन वो कभी भी ऐसे गलियों में घूमेगा नहीं, इलाज करा लो, अगर किसी को बुखार आया है तो इलाज करा लो,
किसी सीए कभी भी काम मांगने नहीं जा सकता। कभी भी आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का बोर्ड देखा कि हमारे यहाँ पर रिटर्न भरे जाते हैं इनकम टैक्स के, 500 रुपये डिस्काउंट मिलेगा? नहीं मिलेगा आपको। तो ये काम मांग नहीं सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट, अनैतिक आचार संहिता लागू होती है जो इनके प्रोफेशन के लेवल को बनाए रखती है। अगर ये नहीं मानेंगे तो इनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, इनकी डिग्री कैंसिल की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना, सर्विस देना होता है। तो ये तो मैंने एक प्रोफेशन के बारे में बताया। अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट यानी कि जो हमारा प्रबंध है उसमें ये सारी विशेषताएं हैं। सबसे फर्स्ट, भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। बिल्कुल, MBA कर लो, भली भांति मैनेजमेंट का आपको ज्ञान मिल जाएगा। ओके, अवरोधित प्रवेश, हाँ, अगर आप MBA करोगे तो आप मैनेजर बन सकते हो, प्रबंधक बन सकते हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर बनने के लिए एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, CA बनने के लिए करना पड़ेगा, लॉयर बनने के लिए करना पड़ेगा, लेकिन बिना MBA किए हुए भी आप प्रबंधक बन सकते हैं। तो ये वाली विशेषताएं सेकंड वाली हमारे प्रबंध में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट, पेशागत परिषद। बिल्कुल है, इसका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, पेशागत परिषद है बिल्कुल। AIMA ये एक परिषद बनी हुई है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन नाम से, लेकिन इसका मेंबर बनना ज़रूरी नहीं है। यहाँ जो इसने कोड ऑफ कंडक्ट बना रखे हैं, आचार संहिता बना रखी है, लेकिन उसकी पालना करना ज़रूरी नहीं है। अगर डॉक्टर CA पालना नहीं करेगा तो डिग्री कैंसिल हो जाएगी। यहाँ ज़रूरी नहीं है, करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। तो ये 3 विशेषताएं भी पेशे में तो है, लेकिन प्रोफेशन में है तो सही, लेकिन उसका पालन करना ज़रूरी नहीं है, तो मतलब नहीं है। ओके, और जो पेशा है, प्रबंध है, उसका उद्देश्य भी सेवा करना है। तो केवल 2 विशेषताएं, पहली और 5वीं, ये 2 विशेषताएं हमारे प्रबंध में पाई जाती है। बाकी विशेषताएं है तो सही, लेकिन उसका पालन करना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं प्रबंध एक पेशा तो नहीं है, बट पेशे की ओर अग्रसर है। अगर आने वाले टाइम में ये MBA पास करना ज़रूरी कर दें, इंस्टीट्यूशन से मेंबरशिप लेना ज़रूरी कर दें, नैतिक आचार संहिता ज़रूरी कर दें, तो फिर हमारा प्रबंध भी क्या बन जाएगा? पेशा। अग्रसर है, पर अभी तक हुआ नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका प्रबंध की प्रकृति। ये क्या हो गई आपकी? प्रबंध की प्रकृति। अब आगे बढ़ते हैं फिर हम। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आएगा अब बस चैप्टर के एंड में पहुंच गए हैं, मेन पॉइंट हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब आते हैं आपके प्रबंध के स्तर। अब मेन पॉइंट ही है बेटा, ठीक है। ओके, मार्कर कहाँ रख दिया? ये रहा, मेन हो गई ये चीज़ें। प्रबंध के स्तर मतलब लेवल ऑफ मैनेजमेंट या लेवल ऑफ मैनेजर। ठीक है, देखो प्रबंध के जो स्तर हैं उसको समझने के लिए मैं एक सोपान श्रृंखला बना देता हूँ। देखिए, इसको सोपान श्रृंखला बोलते हैं। 3 स्तर के मैनेजमेंट होते हैं। देखो, 3 स्तर के प्रबंधक होते हैं। एक होते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध, उच्च स्तरीय प्रबंध, ठीक है। एक होते हैं मध्य स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध ज़्यादा संख्या में नहीं होते हैं इसलिए छोटा है, मध्य स्तरीय प्रबंध की संख्या ज़्यादा होती है इसलिए बड़ा है। फिर आते हैं परिचालन, परिचालन प्रबंध बोलो, पर्यवेक्षक प्रबंध बोलो, निम्न स्तरीय प्रबंधक बोलो, निम्न स्तरीय, या प्रथम पंक्ति, ये सारे इसी के नाम है प्रबंध। कुल मिला के देखो बेटा ऐसा है, 3 स्तर के प्रबंध है, उच्च, मध्य और निम्न। लेकिन निम्न को और भी नामों से जाना जाता है, परिचालन, पर्यवेक्षक, प्रथम पंक्ति, ये भी इनका मतलब भी निम्न स्तरीय प्रबंध होता है। इनकी संख्या कम होती है, ये थोड़ी ज़्यादा संख्या में होते हैं, ये उससे भी ज़्यादा संख्या में होते हैं। ये जो प्रबंधक होते हैं ना, ये होते हैं आपका CEO हो गया, CO हो गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गया, है ना, जो हाई लेवल के ऑफिसर्स होते हैं जिसमें मालिक वगैरह सब आ जाते हैं। इनका मेन काम होता है योजनाएं बनाना,
रणनीतियां बनाना, है ना, और व्यू रचनाएं बनाना, ये शब्द क्या आगे आप समझेंगे। मतलब मेन ये प्लानिंग वगैरह करते रहते हैं, सोचते रहते हैं व्यापार को कैसे बढ़ाना है और अच्छा उत्पादन कैसे करना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे बढ़ानी है। तो मेन ये योजनाएं बनाने का काम करते हैं और योजनाएं बनाने के बाद में उन योजनाओं को मध्य स्तरीय प्रबंधकों को सौंप देते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंधक क्या करते हैं, जो उच्च स्तरीय प्रबंधक हैं या उच्च स्तरीय प्रबंध हैं, उनसे जितनी भी योजनाएं वगैरह प्राप्त हो रही हैं, उनको जितनी भी योजनाएं वगैरह प्राप्त हो रही हैं, उन योजनाओं का क्या करते हैं, ये अध्ययन करते हैं और उसका जो है मतलब निकालते हैं, है ना। और मतलब निकालने के बाद में उनको किसको सौंप देते हैं, परिचालन प्रबंधक को या निम्न स्तरीय प्रबंधकों को। निम्न स्तरीय प्रबंधक क्या करते हैं, जो योजनाएं उच्च स्तरीय प्रबंधकों ने मध्य स्तरीय को सौंपी, मध्य स्तरीय ने उनका अच्छे से मतलब निकाल के उसको ईजी तरीके से किनको समझाया, निम्न स्तरीय को। निम्न स्तरीय क्या करते हैं, इनके नीचे काम करते हैं बहुत सारे कर्मचारी, कर्मचारी समझ गए, एम्प्लॉइज। निम्न स्तरीय उस योजना के अनुसार कर्मचारियों से कार्य करवाते हैं। तो ऑर्डर जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है। उच्च स्तरीय प्रबंधक ऑर्डर देते हैं मध्य को, मध्य देते हैं निम्न को, निम्न देते हैं कर्मचारियों को। कोई सुझाव होता है तो कर्मचारी सुझाव देंगे इसको, या कोई शिकायत हो तो फिर यहाँ फिर यहाँ, इस तरीके से ये काम चलता रहता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, फिर ये हो गए प्रबंध के स्तर। नेक्स्ट है प्रबंध के कार्य, यानी कि जो प्रबंधक होता है वो कौन कौन से काम करता है, क्या क्या कार्य करता है, वो बता देता हूं मैं आपको। प्रबंध के कार्य, यानी कि जो वर्कर होता है, सॉरी मैनेजर होता है, प्रबंध करने वाला कौन हो गया, मैनेजर। वो कौन कौन से काम करता है, तो सबसे पहले वो करता है नियोजन, सेकंड नंबर आता है, फिर वो करता है संगठन, थर्ड नंबर पे आ गया संगठन के बाद में नियुक्तिकरण, नियुक्तिकरण, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आ गया आपका, चौथे नंबर पे फिर आता है आपका निर्देशन, और फिफ्थ नंबर पे आ गया आपका नियंत्रण। एक प्रबंधक को क्या क्या करना पड़ता है, एक प्रबंधक को प्लानिंग करनी पड़ती है किसी भी काम को करने के लिए, और ये है आपका चैप्टर नंबर पूरा डिटेल में फोर्थ। फिर और क्या करना पड़ता है प्रबंधक को, संगठन, यानी कि ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है, संगठित करना पड़ता है। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे भौतिक संसाधन, जैसे पैसा हो गया, मशीन हो गई, मटेरियल हो गया, ये सब मानवीय संसाधन, उनको संगठित करना पड़ता है कि भाई इस योजना को पूरा करने के लिए कैसे कैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उनको संगठित करना, इसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये चैप्टर नंबर आपका फिफ्थ, डिटेल में पढ़ेंगे आप। फिर आता है नियुक्तिकरण, मतलब अपॉइंटमेंट, उस काम को कराने के लिए किस लेवल के, किस क्वालिफिकेशन के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, उनको अपॉइंट करना, ये है आपका चैप्टर नंबर सिक्स्थ, वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है निर्देशन, जिन लोगों को अपॉइंट कर लिया है उनको काम सौंपना, उनको डायरेक्ट करना, यह आएगा आपका चैप्टर नंबर सेवंथ। नियंत्रण, अब जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल रखना, ये है आपका चैप्टर नंबर एट्थ। तो आप वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। चैप्टर्स दे रखे हैं फुल इनके। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक इस चैप्टर का वो है समन्वय। क्या है, समन्वय, प्रबंध का सार। समन्वय को हिंदी में बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन, चार तो है ना। कोऑर्डिनेशन मतलब जैसे आपने परेड करते हुए लोगों को देखा होगा, जो जवान होते हैं आर्मी वगैरह के अंदर, या 15 अगस्त वगैरह 26 जनवरी में परेड देखी होगी, आपने देखा होगा चलते हुए, वो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। हाथ से हाथ एकदम एक साथ उठते हैं, एक साथ नीचे जाते हैं, वो कोऑर्डिनेशन, समन्वय। या फुटबॉल में देखा होगा आप, अगर फुटबॉल देखने का आपको शौक है तो उसमें समन्वय तो होता है, इशारे नहीं होते हैं, आंखों ही आंखों से इशारे हो जाते हैं, बॉल किसको पास करना है किसको नहीं करना। क्रिकेट का ले लो, जब दो प्लेयर, एक प्लेयर ने शॉट मारा और रन लेना है, अब 2 रन लेने हैं, 3 रन लेने हैं या नहीं लेना है, तो वो समन्वय है। और जब वो समन्वय बिगड़ जाता है तब रन आउट हो जाते हैं, समझ गए। तो समन्वय बहुत इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के काम नहीं हो सकता। और व्यापार के अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं, वित्त विभाग, विपणन विभाग, विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। मैं अगर जितना बड़ा व्यापार होगा उतना ज़्यादा अपन को मैनेजमेंट वहाँ पर करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट समन्वय, उन सारे विभागों के बीच में, अभी 3 स्तर के प्रबंध बताएं, उन तीनों स्तर के प्रबंधकों के बीच में समन्वय होना बहुत ज़रूरी है, वरना कोई क्या कह रहा है कोई क्या समझ रहा है तो काम होगा नहीं। ओके, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समन्वय क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। समन्वय वह एक शक्ति है जो प्रबंध को जोड़े रखती है या काम को एक दूसरे से जोड़े रखती है। बिना समन्वय के कोई भी काम नहीं हो सकता, बिना समन्वय के प्रबंध ही नहीं हो सकता। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मैनेजमेंट हो ही नहीं सकता, प्रबंध नहीं हो सकता। ओके, समन्वय की हम प्रकृति देख लेते हैं, इसके पॉइंट देखते हैं। देखो, इससे अच्छे से समझ में आएगा समन्वय की प्रकृति। इसके अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है समन्वय सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लाता है। ठीक है, देखो समूह में जो मिलकर लोग काम करते हैं ना, उसमें एकात्मकता कौन लाता है? समन्वय। अगर समन्वय नहीं होगी तो एकात्मकता नहीं आएगी। जैसे देखो, हर प्रबंधक पता है क्या करता है? नियोजन भी करता है। हर प्रबंधक क्या करता है? संगठन भी करता है। हर स्तर के प्रबंध का काम होता है और नियुक्तिकरण भी होता है हर स्तर पर, और फिर निर्देशन भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और नियंत्रण भी होता है। ठीक है, इसके अलावा 3 स्तर के प्रबंध बताए मैंने, उच्च, मध्य, निम्न। अगर इनके नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये जितने भी काम हो रहे हैं, इसके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन होगा और उच्च, मध्य, निम्न, ये तीनों स्तर के प्रबंधकों के बीच में अगर समन्वय होगा तो ये जितने भी कार्य हैं इसमें एकात्मकता आ जाएगी। ये सब आपको अलग अलग नहीं लगेंगे, ये सब लगेंगे सब एक साथ ही है। ओके, नेक्स्ट, समन्वय कार्यवाही में एकता लाता है। कार्यवाही मतलब काम में, कार्य में एकता लाता है। समन्वय कार्यवाही यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें क्या लाता है? एकता। एकता ही शक्ति है ना। लोगों के बीच में जो विवाद हैं वो खत्म हो जाते हैं कोऑर्डिनेशन से, और ऐसा लगता है कि सारे के सारे कार्य क्या हो गए हैं? एक हो गए हैं। एकात्मकता आती है, एकता आ जाती है, यूनिटी आ जाती है। ओके, समन्वय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। समन्वय जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ऐसा नहीं है आज समन्वय है कल नहीं है। जैसे प्रबंध है ना, वो भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, समन्वय भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट 4th नंबर है, समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है। मतलब समन्वय करना केवल उच्च स्तर के प्रबंधकों का दायित्व नहीं है, सभी, उच्च हो, मध्य हो, निम्न हो, सभी स्तर के प्रबंधकों का ये दायित्व है कि वो समन्वय करें, उसमें योगदान दें, कोऑर्डिनेशन करें। ठीक, नेक्स्ट है, समन्वय सोचा समझा कार्य है। सोचा समझा कार्य मतलब जो समन्वय है ना, कोऑर्डिनेशन जो है ना, वो सोच समझ के किया जाता है, अपने आप नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है ना। लड़ाई झगड़े अपने आप हो जाते हैं क्योंकि नेगेटिविटी जल्दी फैलती है ना। हाँ, सुलह तो अपने आप करानी पड़ती है, राजीनामा तो करवाना पड़ता है, तो ऐसे कैसे समन्वय आपको करवाना पड़ेगा। तो ये सोचा समझा कार्य है ना, ये अपने आप नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर हम कर देंगे क्लोज, वो है समन्वय की प्रकृति। जैसे प्रबंध की प्रकृति थी वैसे की वैसे समन्वय की प्रकृति। देखो, समन्वय की प्रकृति के अंदर 3 पॉइंट है भाई, समन्वय का नेचर कैसा है। तो सबसे फर्स्ट है संगठन का आकार।
साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर संगठन का आकार समन्वय की प्रकृति नहीं, समन्वय का महत्व, वही मैं सोचूं प्रकृति कहाँ से आ गई, प्रबंध की है वो तो। समन्वय का जो महत्व है कि भाई कोऑर्डिनेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसमें फर्स्ट आंसर है संगठन का आकार। अगर आपका संगठन बहुत बड़े आकार का है, जितना बड़ा संगठन उतने बड़े ज़्यादा डिपार्टमेंट होंगे, उतने बड़े बड़े काम होंगे, उतने ज़्यादा प्रबंधक होंगे, उतने ज़्यादा कर्मचारी होंगे, उतने बड़े लेवल का प्रोडक्शन होगा, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा समन्वय की ज़रूरत होती है। बिना समन्वय के बड़े आकार का संगठन चलाया नहीं जा सकता। हाँ, छोटी मोटी दुकानों तो चलाई जा सकती है। नेक्स्ट है और क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसमें सेकंड पॉइंट आता है कार्यात्मक विभेदीकरण। अब ये क्या पॉइंट है समझना, कार्यात्मक विभेदीकरण। बहुत सारे कार्य होते हैं एक संगठन के अंदर, एक व्यापार के अंदर। जैसे एक व्यापार के अंदर वित्त विभाग भी होता है, उत्पादन विभाग भी होता है, विपणन विभाग भी होता है और शोध विभाग भी होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। ये तो मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, और भी तो बहुत सारे होते हैं। वित्त विभाग का काम होता है पैसे जारी करना, उत्पादन विभाग का ना काम होता है प्रोडक्शन करना, विपणन का काम होता है मार्केटिंग करना, शोध का काम होता है रिसर्च करना। अब इन सब के बीच में विभेद होते हैं, कार्यात्मक विभेद होते हैं। इसका कार्य अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। लेकिन पैसे देगा तभी तो उत्पादन होगा। उत्पादन तभी, जो आपका उत्पादन जो हुआ है उसको बेच तभी पाओगे जब आप मार्केटिंग करोगे, एडवर्टाइजमेंट करोगे। और आपका प्रोडक्ट जो उत्पादित कर रहे हो वो तभी अच्छा होगा जब आप उस प्रोडक्ट के ऊपर शोध करोगे, रिसर्च करके उसको अच्छा बनाओगे। तो ओवरऑल तो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, लेकिन इनके कार्य अलग अलग है। तो इनके बीच में कार्यात्मक विभेदीकरण आ जाता है। तो उस कार्यात्मक विभेदीकरण को दूर करने के लिए इन सब के बीच में समन्वय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना ऐसी डिज़ाइन बना दी जो अभी जो हमारे पास मशीनें हैं उससे वो बन ही नहीं सकती, तो फिर क्या मतलब। तो इसको जब रिसर्च करके कोई प्रोडक्ट की डिज़ाइन बना रहे हैं तो उत्पादन विभाग से पता तो करना होगा ऐसी मशीनें, ऐसे कर्मचारी हमारे पास में हैं जो इस डिज़ाइन को बना पाएँ। समन्वय कर लिया तो बढ़िया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट। इसीलिए कार्यात्मक विभेदीकरण को दूर करने के लिए समन्वय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट एंड थर्ड पॉइंट, विशिष्टीकरण। स्पेशलाइजेशन बोलते हैं इसको। आजकल जो भी कंपनियां हैं या जो भी फैक्ट्रियां हैं, जो भी व्यापार हैं, वो ऐसे कर्मचारियों को और ऐसे प्रबंधकों को नियुक्त करती है जो अपने काम के प्रति, जिनके पास एक्सपर्टीज़ होती है, जिनके पास अपने काम के प्रति क्या होती है, एक्सपर्टीज़ होती है, वो अपने काम के विशेषज्ञ होते हैं। पर इसकी एक प्रॉब्लम भी है, फिर वो किसी की सुनते नहीं हैं। उनको लगता है मेरा काम, ये वाला काम मेरे को अच्छे से आता है, मैं इसका विशेषज्ञ हूँ, इसमें तेरे को पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई बेचारा एडवाइस देगा तो कोई सुनेगा नहीं, क्योंकि वो अपने आप को तुरम खा मानने लग जाते हैं कि मैं इस काम का क्या हूँ, विशेषज्ञ हूँ, मेरे को कोई कैसे राय एडवाइस दे सकता है। तो विशिष्टीकरण के बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं कि वो उस काम का विशेषज्ञ है तो उस काम को अच्छे से करेगा, लेकिन वो किसी की सुनेगा भी तो नहीं ना, और सुनेगा नहीं तो समन्वय कैसे होगा। भैया आप अपने काम के विशिष्टीकरण हैं, आप विशेषज्ञ हैं, लेकिन इस काम को करने से दूसरे भी बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे ना, पूरा व्यापार प्रभावित होगा, तो उनकी तो भी सुनो कि उनके ऊपर इसका काम का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो विशिष्टीकरण में जो समस्याएं आती हैं उसको दूर करने के लिए उन विशेषज्ञों को बोलना पड़ेगा, भैया आप विशिष्टीकरण हैं, आप विशेषज्ञ हैं अपने काम के, लेकिन एक दूसरे की राय और एडवाइस भी ज़रूर लें। मतलब एक दूसरे के प्रति बीच में समन्वय भी स्थापित जरूर करें। तो इसीलिए समन्वय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट, एक साथ रिकॉर्ड किया है मैंने। तो इतनी मेहनत अगर करी है तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं
उन तक इन लेक्चर्स को पहुंचाएंगे तो उनकी हेल्प हो जाएगी और यही हमारा मकसद है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू एंड धन्यवाद।